नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर। जिस तरह से दिन में हलचल यहां पर थी, रात के दौरान भी है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है यहां भी और सिल्वर ओक यानी कि शरद पवार के बंगले के बाहर भी, क्योंकि आज रात ही शरद पवार सतारा से वापस मुंबई लौट रहे हैं। तो जिस तरह से एनसीपी में टूट हुई है, सवाल यही उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर वही होने जा रहा है जो शिवसेना में टूट के दौरान हुआ था। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन पदाधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया जो कि शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। तो इधर बागी गुट की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को ही हटाने की घोषणा कर दी गई। उनकी तरफ से दावा किया गया कि उन्हें हटा दिया गया है। इस बीच शरद पवार सतारा जिले में मौजूद रहे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करेंगे। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में आए इस भूचाल में आज क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले साल जो हुआ वही दोहराया जा रहा है, यानी शिवसेना जैसी टूट एनसीपी भी देख रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरह अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार में जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उल्टे खुद को असली एनसीपी बताकर पार्टी पर कब्जा करने की चाल चल दी है। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। काही आमच्या 9 लोकांना नोटीस काढली वगैरे काढली, त्यांना काही नोटीस काढण्याचा अधिकार नाहीये। हमारे 9 लोगों को अपात्र करने की नोटिस निकाली है। उन्हें किसी भी प्रकार की नोटिस निकालने का अधिकार नहीं है। पार्टी और चिन्ह हमारे पास है। हमारे साथ जो विधायक हैं उन सब का भविष्य अच्छा कैसे होगा, उन्हें किस प्रकार की घटना और कायदे में परेशानी ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। वहीं शरद पवार गुट की ओर से प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से बेदखल कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने वालों में विजय देशमुख, नरेंद्र राणे और शिवाजीराव गर्जे का भी नाम है। इसके अलावा 9 विधायक जो अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण में शामिल थे, उनको अयोग्य ठहराने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है। जो 9 लोगों ने कल शपथ विधि ली है उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ऐसे हमने मांग की है। और इसकी जो क्रिया है वो शुरू हो भी चुकी है। धीरे धीरे जो लोग हमने कल उनको दे दिया, निकाला जाना शुरू हो चुका है। वो लोग जो उनको हमने कल दे दिया है। जबकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जनता के बीच जाकर लड़ाई का ऐलान करते हुए सतारा पहुंचे। जगह जगह पर शरद पवार का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। शरद पवार ने दावा किया कि पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। और मैंने सतारा डिस्ट्रिक्ट में ये देखा आज कि जो लोग जगह जगह पर खड़े थे स्वागत के लिए, इनमें से 80% से ज़्यादा नौजवान थे। ये नौजवान, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए चाहे वो कुर्बानी देंगे, सेक्युलर विचारधारा के लिए चाहे वो कीमत देंगे और एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। शिवसेना पर कब्जे की जंग में उद्धव ठाकरे की साख दांव पर लगी थी, तो एनसीपी पर कब्जे की जंग में चुनौती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने है, जो विषम परिस्थितियों में भी जीत कर आने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के लिए राह उतनी आसान नहीं है। मुंबई से अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडिक और अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एनसीपी के विधान परिषद के नेता अमोल मिटकरी, जो कि अब अजीत पवार के गुट एनसीपी के प्रवक्ता बनाए गए हैं, उनके कंधे पर कितनी जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से उन जिम्मेदारियों को वो समझ पा रहे हैं और संभाल पा रहे हैं, सोहित मिश्रा ने ये जानने की कोशिश की। दिखाते हैं आपको ये बातचीत। हमारे साथ एनसीपी के विधान परिषद के नेता अमोल मिटकरी हैं। इन्हें अभी एनसीपी का
प्रवक्ता भी बनाया गया है। सर, एक तो आपकी अपॉइंटमेंट की गई है, लेकिन एक ऐसे समय में की गई है जब पार्टी ही दो गुट में है। शरद पवार के एनसीपी के आप प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन आप अजित पवार के एनसीपी के प्रवक्ता हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? कंफ्यूजन तो बरकरार है। दो पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं एक ही पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के साथ पूरी तरीके से खड़ी है, पवार साहब का आशीर्वाद लेकर। लेकिन अगर पवार साहब का आशीर्वाद है तो शरद पवार को तो हम सातारा में देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रॉबरी हुई है उनकी पार्टी की। वो अभी तो फिलहाल आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो हमारे साथी है, वो कहाँ जाएंगे, दूसरी तरफ कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर वो आपके साथ में है तो 5 तारीख को 2 बैठकें अलग अलग क्यों हो रही हैं? शरद पवार तो आपकी बैठक में नहीं आ रहे हैं एमआईटी में। 5 तारीख की बैठक में जो होगा वो वाईबी चौहान सेंटर में एक बैठक है, वहाँ पे भी विधायकों को बुलाया गया। और हमारी पार्टी से भी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी पार्टी है, सॉरी हमारी सभी पार्टी से। सर कि हमारी पार्टी कहकर आपने बता दिया कि पार्टी के 2 गुट हो गए हैं। हमारी पार्टी 2 गुट में है, इस तरीके से मैंने कहा नहीं। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायकों को और जिलाध्यक्ष को लेटर दिया गया है। 5 तारीख को वाईबी चौहान सेंटर में आने का लेटर मुझे भी आया है। लेकिन 5 तारीख को तो एमआईटी में भी बुलाया गया है, तो आप उसका टाइमिंग अलग से है। ये टाइमिंग 12 बजे का है, वो टाइमिंग दोपहर 3 बजे का है। आप दोनों जगह पे जाएंगे? दोनों तरफ का निमंत्रण है मुझे। नहीं, आप जाएंगे किस तरफ? जरूरत 2 निमंत्रण की क्यों पड़ी, यही तो सवाल है सर, कि 2 निमंत्रण की जरूरत वाईबी चौहान सेंटर में रेगुलर मीटिंग होती है, यहाँ पे विधायक लोगों की मीटिंग है खाली। और विधायक लोगों के साथ इनको भी निमंत्रित किया गया है, अध्यक्ष को भी निमंत्रित किया है। आप खुद हंस रहे हैं मिटकरी सर। सवाल अभी आगे ये पूछा जाता है कि आगे किस तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की बात की जाती है, फिर यहाँ से उनके 2 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की बात की जाती है। लास्ट ईयर ये शिवसेना में देखा गया, केवल पार्टी का नाम और झंडा बदल के अब एनसीपी आ गया, वहाँ पे बाकी चीजें तो वही हो रही हैं। ये उस तरीके का प्रकरण नहीं जिस तरीके का आप समझ रहे हो। शिंदे गट अलग हुआ उद्धव ठाकरे साहब के पास से, फिर उन्होंने चिन्ह लिया, उन्होंने झंडा लिया, उन्होंने पार्टी छीन ली, ऐसा हुआ। ये उस तरीके से नहीं जिस तरीके से स्टेज 1 में है ना, स्टेज 1 में आप लोग अलग हुए हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने कह दिया कि पार्टी हमारे पास आएगी, झंडा हमारे पास। अजीत दादा का प्रयास है कि सभी लोग एक जगह आए और आने वाले चुनाव को फेस करें। अच्छा, शरद पवार है, उनकी बेटी है सुप्रिया सुले। अगर प्रफुल्ल पटेल अगर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं तो सुप्रिया सुले भी तो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। कल अगर उनकी ओर से कोई फैसला लिया जाता है, आप उन्हें भी मानेंगे कि किस तरह से होगा? क्योंकि ये कंफ्यूजन पत्रकारों से ज्यादा आपकी ही पार्टी के वर्कर्स को है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं। कुछ एमएलएस भी हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रिया ताई हो, एक तो मैं आपसे विनती करूँगा कि कल अजीत दादा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो एक बार नहीं 2 बार सुनिए आप। उसके बाद सुप्रिया ताई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली रात को 11 बजे, वो भी आप सुन लीजिए। जिस तरीके से बताया जाता है कि 2 कार्याध्यक्ष हैं पार्टी के, एक प्रफुल्ल पटेल साहब और एक सुप्रिया ताई, और दोनों का चयन पार्टी के लोगों ने दिल्ली में किया हुआ है। तो जो राइट्स सुप्रिया ताई को है वो राइट्स प्रफुल्ल पटेल साहब को भी है। आप हंसो मत, आपको देख के मुझे ज़्यादा हंसी आ रही है। लेकिन क्योंकि ये हो ही रहा है कि हम माने तो किसकी माने। आपके यहाँ पर आते हैं तो कुछ और सुनते हैं, वहां पर जाते हैं तो कुछ और सुनते हैं, तो किया क्या जाए? आप कंफ्यूज मत होइए। 5 तारीख तक मैं चाहता हूँ कि वेट एंड वॉच कीजिए। 5 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। अमोल मिटकरी हैं, ये विधान परिषद के एमएलसी तो हैं ही, साथ ही साथ आज इन्हें प्रवक्ता भी बनाया गया है। ये खुद जिस तरह से हंस रहे थे उससे समझा जा सकता है कि गंभीरता किस तरफ है। ये जो कहा जा रहा है, जो करनी और कथनी है, उसमें क्या फ़र्क है, या आप इस इंटरव्यू में या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे समझा जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जीरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। क्या दिल्ली का कूड़ा उत्तर प्रदेश में फेंका जा रहा है? गाजियाबाद नगर निगम ने आरोप लगाया है, जबकि दिल्ली नगर निगम ने इस आरोप को खारिज किया है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेयर सुनीता दयाल ने 11 ट्रक पकड़कर जब्त करवाए और दावा किया कि ये दिल्ली नगर निगम के हैं और पिछले काफी समय से दिल्ली का कूड़ा गाजियाबाद में आकर फेंक रहे थे। ट्रकों पर ऑन ड्यूटी एमसीडी लिखा हुआ था। गाजियाबाद की मेयर ने दावा किया कि दिल्ली के गाजीपुर और भलसवा के कूड़े के पहाड़ से कूड़ा लाकर गाजियाबाद में डाला जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज होगी अपने लोगों के खिलाफ भी। ये पहाड़ जो यूपी में हमारे यहाँ गाजियाबाद में दिखाई दे रहा है, हमारा पहाड़ नहीं है, वो गाजीपुर का पहाड़ हमारे यहाँ है। जनता हमारे यहाँ की बदनाम, वो गाजीपुर का कूड़ा है, हमारा नहीं है। और रोहड़ी भलसवा का भी कूड़ा है। मामला गाजियाबाद नगर निगम से उठकर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर गया तो बड़ा हो गया।
जिस ढंग से दिल्ली सरकार ने कूड़ा फेंकने का एक काम कर रखा था उसको हमने रोक लगाई है, उनके ट्रकों को जब्त किया है, चेतावनी भी दी है और भविष्य में अगर पुनरावृत्ति हो तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी को भी प्रदेश में गंदगी कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि गाजियाबाद में कूड़ा नहीं फेंका जा रहा। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय का कहना है कि एमसीडी ने भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहले से जमा कूड़े के निपटारे के लिए एक कंपनी को ठेका दिया है। इसके तहत ये कंपनी ही कूड़े की बायोमाइनिंग और इससे बनने वाले पृथकीकृत कूड़े के अलग अलग हिस्सों को तय मानकों के हिसाब से निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार है। बायोमाइनिंग प्रक्रिया से निकलने वाले रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल सामग्री के निस्तारण के लिए इसी फर्म ने गाजियाबाद स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में व्यवस्था की है। यानी एमसीडी के मुताबिक गाजियाबाद में ना कूड़ा डाला जा रहा है और ना ही एमसीडी के वाहनों का वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं, एमसीडी नगर निगम ना तो गाजियाबाद में किसी तरह का अपना कूड़ा भेज रही है, नंबर 2, और ना ही एमसीडी की कोई भी गाड़ी वहां पर आरडीएफ भेजने में लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज और कंसेशनर्स हैं जिनको ये हमने ठेका दिया है, जो बायो माइनिंग से लेकर वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक उस आरडीएफ को सप्लाई कर रही है। लेकिन गाजियाबाद की मेयर दिल्ली की मेयर से सहमत नहीं। एमसीडी वो इतना झूठ बोल रही है, इस झूठ बोलने के अलावा के बजाय वो माफी मांगती और कहती कि गलती हुई है हमारे लोगों से, हम इसको सुधरवाएंगे, तो शायद एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती। दिल्ली एनसीआर में कूड़ा और उसका निपटारा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर बीजेपी को जमकर घेरा और पिछला एमसीडी चुनाव जीता। अब बीजेपी कूड़े को ही मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनिल अंबानी से फेमा के एक मामले में ईडी ने पूछताछ की है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा। सेंट्रल एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंडस्ट्रियलिस्ट और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पूछताछ की। अभी केस क्या है ये जान लेते हैं। ये अनिल अंबानी पर ये आरोप है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा कानून यानी फेमा एक्ट का उल्लंघन किया है, उसका वायलेशन किया है। इसीलिए ये जांच की जा रही है जिसके तहत अनिल अंबानी की पूछताछ की गई। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र कहते हैं कि अनिल अंबानी ने फेमा जो एक्ट है उसको वायलेट किया और इसीलिए ये नया केस दर्ज किया गया है फेमा के अंडर, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब जो अनिल अंबानी हैं और उनकी जो कंपनियां हैं उन सब के अगेंस्ट ये केस दर्ज किया गया है और जो उनकी कंपनियों में निवेश किए गए हैं वो भी जांच के दायरे में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनकी कंपनी, इसके बाहर जो पैसा जा रहा है, जो बाहर भेजी गई रकम है, उसकी भी जांच की जा रही है। तो ये तो रहा ये केस जिसमें अनिल अंबानी की पूछताछ हुई, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो एक्ट है उसका उल्लंघन किया गया है अनिल अंबानी के द्वारा और उनकी कंपनीज के द्वारा भी। पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी का यह पहला केस नहीं है। उनके खिलाफ पिछले कुछ साल में कई सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस भी रह चुके हैं। 2022 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर गड़बड़ियों का आरोप लगा था। जम्मू एंड कश्मीर में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा में गड़बड़ी का आरोप लगा था अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर सीबीआई के द्वारा। उसके बाद 2022 में 420 करोड़ की कथित कर चोरी के मामले में भी आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग ने अनिल अंबानी के खिलाफ ये जांच शुरू की थी। स्विस बैंकों में रखे अघोषित 800 करोड़ रुपए पर कर ना चुकाने का आरोप अनिल अंबानी पर लगाया गया था। फिर उससे पहले थोड़ा चलते हैं, 2021 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों में गड़बड़ी बताकर जांच की मांग की थी सीबीआई से। रिलायंस कम्युनिकेशन को
SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंकों के 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देने हैं। और इस सब के चलते SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी। अब उससे पहले 2020 में भी येस बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी की भी जांच की थी। तो ये सब पहले के केसेस हैं जो अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, पर अब जो नया केस है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का फेमा केस है, जिसमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पूछताछ की गई थी।